क्या कभी सोचा है कि कॉलेज की एक छोटी सी आम सी दुश्मनी किसी ऐसे खौफनाक भंवर में बदल सकती है जिससे बाहर आना नामुमकिन हो? आज की इस चर्चा में हम अलौकिक प्रतिशोध और खौफ की एक ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का गहराई से विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस खौफनाक दास्तान के हर एक पहलू को समझते हैं। इस डार्क कहानी की शुरुआत बिल्कुल इसके केंद्र से होती है, एक अनजान और बेहद विचलित करने वाले मैसेज के साथ। क्या किसी से बदला लेना है? उसका नाम और फोटो भेजो और देखो काले जादू का चमत्कार। सोचिए, सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज पूर्ण आतंक को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि यह सीधे हमारे इंसानी कमजोरियों और बदले की भावना पर सटीक वार करता है। तो आइए कहानी के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अहंकार और अपमान। कहानी में दो मुख्य किरदार हैं और उनके बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है रोहित, जो बहुत अमीर है, लापरवाह है, महंगी बाइक चलाता है और जिसे अपनी दौलत का भारी घमंड है। और दूसरी तरफ है जतिन, जो गरीब है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ है। ये गहरी वर्गीय और व्यक्तिगत खाई ही आगे चलकर उस भयानक टकराव का कारण बनती है। अपनी औकात में रहकर भिखारी कहीं का। अब देखिए, रोहित सबके सामने जतिन का ये कठोर अपमान करता है, जो उसके स्वाभिमान को बुरी तरह कुचल देता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब इस लड़ाई का वीडियो फेसबुक पर वायरल हो जाता है तो ये अपमान कई गुना बढ़ जाता है। सच कहूं तो यहीं से जतिन के मन में उस भयानक बदले का बीज बोया जाता है, जो आगे चलकर भयानक तबाही मचाने वाला है। अब हम कहानी के दूसरे और सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, काले जादू का निमंत्रण। अपने कमरे में अकेला बैठा जतिन रोहित की तस्वीर को घूर रहा होता है। तभी उसे एक अनजान नंबर से एक डरावना वादा मिलता है, 100% समाधान। जतिन पहले ही गुस्से में है और भावनाओं में बहकर बिना कुछ सोचे समझे वो अपने दुश्मन की तस्वीर उस नंबर पर भेज देता है। और बस इसी एक पल के साथ घटनाओं का एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन ठहरिए, यहां सबसे अहम बात यह है कि इस जादू के साथ एक बेहद ही भयानक चेतावनी जुड़ी हुई थी। काम हो जाएगा, लेकिन जब असर दिखे तो पीछे मत हटना। हॉरर कहानियों का ये क्लासिक तत्व है ना? एक ऐसा समझौता जिसे किसी भी कीमत पर तोड़ा नहीं जा सकता। ये चेतावनी साफ कर देती है कि ये कोई आम खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सौदा है जिसकी भारी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। इस श्राप को सक्रिय करने के लिए अनुष्ठान के एक एक कदम को बहुत बारीकी से बताया गया है। आधी रात को फोटो काले कपड़े में लपेटना, 3 बार श्राप देना, फोटो पर नारियल और जलता हुआ दीपक रखना और अंत में उसे चौराहे पर छोड़ाना। ये पूरी प्रक्रिया इतनी विचलित कर देने वाली है कि इसे सुनकर ही सिहरन हो जाए। और यही वो बिंदु है जहां से जतिन के लिए पीछे मुड़ना पूरी तरह से असंभव हो जाता है। चलिए अब इस कहानी के तीसरे चरण को देखते हैं, खौफनाक साये का कहर। जतिन के पास एक मैसेज आता है। पहला चरण शुरू हो चुका है और साथ में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो। इस वीडियो में रोहित ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी बुरी शक्ति का साया हो और वह अपने ही कमरे में अपने बाल नोच रहा है। ये इस बात का एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि श्राप पूरी तरह से काम कर रहा है और रोहित का मानसिक संतुलन तेजी से नष्ट हो रहा है। रोहित का डर अब हर रात के साथ बढ़ता ही जा रहा है। अंधेरी सड़क पर अचानक बाइक का रुकना और शीशे में कोई साया दिखना, हर रात बिस्तर के नीचे किसी की मौजूदगी का भयानक एहसास होना, और तो और एक भारी अप्राकृतिक आवाज द्वारा उसे अंधेरी छत पर बुलाया जाना। एक के बाद एक खौफनाक घटनाएं उसकी जिंदगी को सच में एक बुरे सपने में बदल देती हैं। तनाव अब अपने चरम पर है। अब जरा इस साये के बारे में सोचिए। ये कोई आम परछाई नहीं है। इसका वर्णन बहुत ही गहराई से किया गया है। एक लंबा, झुके हुए कंधों वाला साया जिसकी आंखें सफेद हैं, पुतलियां पूरी तरह से गायब हैं और जिसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं है। ये बिना चेहरे वाला साया लगातार रोहित का पीछा कर रहा है और एक ऐसा दम घोटू खौफ पैदा करता है जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। अब हम कहानी के चौथे हिस्से की ओर मुड़ते हैं, पीछे हटने की नामुमकिन कोशिश। एक लाइव वीडियो फीड के जरिए रोहित को बेतहाशा खौफ में तड़पते हुए देखकर जतिन को यह आखिरी मैसेज मिलता है कि अंतिम चरण शुरू, बस एक शब्द और लिखो, समाप्त, और खेल खत्म करो। लेकिन अब जतिन का वो सारा गुस्सा जो पहले उस पर पूरी तरह से हावी था, अचानक एक बहुत ही भारी पछतावे में बदल जाता है। उसे रोहित की दर्दनाक हालत देखकर सच में दया आने लगती है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे निर्णायक सवाल सामने आता है, क्या जतिन इस खूनी खेल को रोक पाएगा?
क्या इंसानी पछतावा इतना ताकतवर होता है कि वो एक बार पूरी तरह से सक्रिय हो चुके अलौकिक समझौते को तोड़ सके? क्या सिर्फ अपनी गलती मान लेने भर से इस काले जादू को रोका जा सकता है? सोचने वाली बात है ना? लेकिन इसका जवाब बेहद खौफनाक है। वो काला साया अचानक भौतिक रूप से जतिन के कमरे में प्रवेश करता है, उसकी गर्दन कस के पकड़ता है और एक जानलेवा अल्टीमेटम देता है, या तो वो या फिर तू। ये साबित करता है कि ये जादू किसी पछतावे को नहीं मानता, वो हर हाल में एक बलि मांगता ही मांगता है, चाहे जो हो जाए। अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी और सबसे दर्दनाक पड़ाव पर, खौफनाक अंत और सजा। उस श्राप के क्रूर परिणाम तुरंत सामने आते हैं। वो साया अंधेरी छत पर रोहित का पीछा करता है और खौफ के मारे रोहित छत से छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। जाहिर सी बात है, पुलिस इसे गलती से आत्महत्या मान लेती है, वो इसके पीछे की अलौकिक सच्चाई को कभी नहीं देख पाती। वहीं जतिन अपनी आंखों के सामने ये सब खौफनाक मंजर देखकर एक गहरे और खामोश सदमे में चला जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरे कमरे में बैठे सदमे से ग्रस्त जतिन को एक और शिकारी मैसेज मिलता है। सौदा पूरा हुआ, अब अगला नाम भेजो। ये काले जादू की उस परजीवी और चक्राकार प्रकृति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है, जिसने अब पूरी तरह से जतिन को अपने शिकंजे में ले लिया है। जतिन आगे किसी का नाम देने से इनकार कर देता है और तभी कहानी अपना सबसे भयानक मोड़ लेती है। जतिन मुड़कर देखता है तो वहां रोहित की विकृत नीले चेहरे वाली लाश खड़ी है, जो कहती है, इस बार तू चल, खेल खत्म करते हैं। जो श्राप जतिन ने गुस्से में शुरू किया था, उसी ने अंततः जतिन से उसकी जिंदगी की कीमत वसूल कर ली। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ आता है? बदले की असली कीमत क्या है? गुस्से में लिया गया पल भर का फैसला विनाश का एक ऐसा चक्र बना देता है जिससे कोई नहीं बच सकता। क्या किसी का बुरा चाहने से पहले इंसान को खुद उस आग में जलने के लिए तैयार रहना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगली बार तक गहराई से समझते रहिए।